हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ऐसा टॉपिक जो हर गवर्नमेंटल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट होता है, यानी जनरल साइंस। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे जनरल साइंस के अंडर में आने वाले जितने भी फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे फैक्चुअल डेटाज़ होते हैं, इसलिए इन्हें लर्न करना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। इसलिए हम आज देखेंगे इनके पहले कंसेप्ट, फिर उससे रिलेटेड जितने भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं हम उसे डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान। क्योंकि जनरल साइंस में 3 कैटेगरी होती हैं। पहली होती है फ़िज़िक्स की, दूसरी केमिस्ट्री की और तीसरी बायो की। तो आज के लेक्चर में हम फ़िज़िक्स में जितना हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। फ़िज़िक्स यानी भौतिक विज्ञान। तो जितने भी सरकारी जॉब्स होती हैं उनमें भौतिक विज्ञान के कुछ ही टॉपिक्स पूछे जाते हैं, बट सभी एग्ज़ाम में इसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसीलिए आज की पूरी इस वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ भौतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके सभी टॉपिक्स तो सेम होते हैं, बट किसी किसी में वो डीपली पूछता है और किसी किसी में इसका ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक आता है मापन एवं मात्रक का। अच्छा, बहुत से बच्चे ल्यूसेंट से इसे कवर करते हैं, बट ल्यूसेंट्स में क्या होता है, डेटा बहुत होता है, जिससे हमें लर्न करने में बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे पहले हम इसीलिए आज पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद इनके जितने भी डेटाज होते हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहला टॉपिक होता है मापन एवं मात्रक का। इसके अंडर में हम लोग भौतिक राशि पढ़ते हैं कि भौतिक राशि क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं। उसके बाद भौतिक राशि के प्रकार कितने होते हैं, इन्हें कितने टाइप्स में बांटा जाता है, और उसके बाद इसके कुछ मात्रक, प्रयोगात्मक मात्रक कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या किलोमीटर में, नैनोमीटर में, या माइक्रोमीटर में। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है गति का। गति क्या होती है, गति के प्रकार कितने होते हैं, गति के तीनों नियम के बारे में हम क्या जानते हैं। और उसके बाद थर्ड टॉपिक है बल, और फोर्थ टॉपिक होगा बल एवं गति। यानी पहले हम गति पढ़ेंगे, उसके बाद बल, और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और इनसे जो मिले जुले टॉपिक्स होते हैं वो। फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी ऊर्जा, एनर्जी। इससे क्वेश्चन तो बनता ही बनता है कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है। फिर उसके बाद आता है तरंग। तरंग से ही रिलेटेड ध्वनि, ध्वनि में और तरंग से रिलेटेड और कुछ टॉपिक्स जैसे आयाम क्या होते हैं, आवृत्ति क्या होती है, हर्ट्ज़ किसका मात्रक होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इतने कुछ टॉपिक्स होते हैं जो सभी गवर्नमेंटल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यानी इनसे तो क्वेश्चन आना ही आना होता है। वो आप चाहे ग्रुप ए की तैयारी कर रहे हों, ग्रुप बी की तैयारी, ग्रुप सी की या ग्रुप डी की, सभी एग्ज़ाम्स में इसके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बट क्योंकि इसके टॉपिक्स जो होते हैं बहुत ही डिटेल्ड होते हैं और बहुत सारे फैक्चुअल होते हैं, इसलिए इसे याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है। बट आज की हम वीडियो में कोशिश करेंगे कि सभी को कंसेप्चुअल वाइज समझा जाए, फिर उसके टॉपिक्स को हम लोग लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो पहला टॉपिक आता है मापन एवं मात्रक का। इंग्लिश में इसको लिखेंगे मेजरमेंट एंड यूनिट्स। मापन और मात्रक। तो मात्रक से पहले हम समझते हैं कि राशि क्या होती है। अब क्योंकि हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं इसलिए राशि भी रिलेटेड होगी भौतिक से, यानी भौतिक राशि क्या होती है। इंग्लिश में लिखेंगे इसको फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी, अब जैसा कि इंग्लिश में माने हैं क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का तो मतलब हमें पता ही होता है कि किसी की भी मात्रा, यानी क्वांटिटी। फिजिकल मतलब जो हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो होता है फिजिकल, यानी जिसे देख सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका माने हुआ, यानी भौतिक राशि का मतलब हुआ कि जिसे मेज़र किया जा सके, यानी मापा जा सके।
ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम माप सकते हैं उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके या प्रकट किया जा सके। उसे बोलते हैं भौतिक राशि। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई लंबाई होगी, किसी भी शेप की लंबाई हम नाप सकते हैं, वो मेरी भौतिक राशि हो गई। किसी भी चीज़ के वज़न को हम माप सकते हैं, वो मेरी भौतिक राशि हो गई। ऐसे ही ऐसे समय को नापा जा सकता है, और टेम्परेचर, तापमान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब मेरी भौतिक राशि होती हैं, यानी जिन्हें हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और साथ में संख्यात्मक रूप में व्यक्त भी कर सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। अब इन्हीं भौतिक राशि को हम लोग कुछ प्रकार में बांटते हैं। तो अब पढ़ेंगे भौतिक राशि के प्रकार। अब जैसा कि हम जानते हैं, प्रकार ये बांटे जाते हैं किसी के भी आधार को लेकर, यानी किसी आधार पर भौतिक के प्रकार कुछ अलग होंगे और कुछ आधार पर भौतिक के प्रकार अलग हो सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि अगर भौतिक राशि को हम माप और मात्रा के आधार पर बांटे, तो इसका कुछ डिवाइडेशन यानी प्रकार अलग होगा। इसी के जगह पर अगर हम इसे दिशा और परिमाण का मतलब मान, इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यू, परिमाण के आधार पर, यानी भौतिक राशि हमने पढ़े वो आधार के हिसाब से अपने दो भागों में विभक्त की जा सकती है। यानी एक आधार अगर हम उसे माप और मात्रक के आधार पर बांटें तो कुछ अलग होगा, और इसी हिसाब से दिशा एवं परिमाण के आधार पर बांटें तो भौतिक राशि अलग होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक राशि के प्रकार, वो भी माप और मात्रक के आधार पर। तो माप और मात्रक के आधार पर भौतिक राशियों को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, यानी बांट सकते हैं। पहला, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, और उसके बाद तीसरा, पूरक राशि। मूल राशि को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, व्युत्पन्न राशि को डिराइव्ड क्वांटिटीज़, और पूरक राशि को सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। अब मूल राशि कितने प्रकार की होती है हम उसे देखते हैं, यानी मूल राशियाँ में कौन कौन सी भौतिक राशि शामिल है। भौतिक राशि हम वही होती है जिन्हें हम माप सकते हैं, और मूल राशि में 7 भौतिक राशियाँ आती हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, यानी ये जो राशियाँ हैं एकदम फिक्स हैं। और वो राशियाँ क्या हैं, जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है मूल राशि, तो मूल राशि वे भौतिक राशि होती हैं जो किसी भी भौतिक गुण को प्रदर्शित करें, और भौतिक गुण ऐसा हो कि वो किसी पे भी निर्भर ना करे, तो ऐसी राशियाँ मूल राशि होती हैं। अब ऐसे कौन से भौतिक गुण हैं जो दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, तो पहला है द्रव्यमान। द्रव्यमान अपने आप ही आता है, ये किसी की फॉर्मूले से नहीं निकलता है, इसलिए ये मूल होगा। इसी हिसाब से अगला लंबाई, ये भौतिक राशि भी किसी पे निर्भर नहीं करती। तीसरी समय, चौथा ऐसा ही तापमान, पांचवा हो जाएगा विद्युत धारा, छठा होगा ज्योति तीव्रता, और सातवां है पदार्थ की मात्रा। ये ऐसी भौतिक राशियां हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। अब इनके मात्रक देखते हैं।
जैसा कि हमें पता है द्रव्यमान नापा जाता है किलोग्राम में, तो इसका मात्रक हो गया, किलोग्राम। लंबाई नापी जाती है मीटर में, समय सेकंड में, तापमान केल्विन में, विद्युत धारा एम्पियर में, ज्योति तीव्रता कैंडला में, और पदार्थ की मात्रा मोल में। ये सातों भौतिक राशि अपने अपने फील्ड में मूल रूप से होती हैं, यानी ये किसी पर डिपेंड नहीं होती है। द्रव्यमान में मूल होगा, अगर हम किसी का भार निकालेंगे तो उसमें मूल होगा द्रव्यमान, किसी की दूरी नापनी है तो लंबाई, और ऐसे टाइम यानी समय। ऐसे करते करते 7 मूल राशियाँ होती हैं। तो हमने देखा अभी मूल राशियों के 7 प्रकार होते हैं, जिनके मात्रक किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल है। अब बढ़ते हैं व्युत्पन्न राशि की तरफ। जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है, व्युत्पन्न यानी ऐसी भौतिक राशियाँ जो किन्हीं 2 या 3 भौतिक राशियों से उत्पन्न हुई हों, उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न राशि। यानी जो 2 या 2 से ज़्यादा मूल राशि से उत्पन्न होती हैं, वो होती मूल राशि। जैसे मान लेते हैं बल यानी F। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है, ma होता है, और m का मात्रक हम जानते हैं अभी किलोग्राम, और a मतलब त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस हिसाब से बल का मात्रक होगा किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे शॉर्ट में हम न्यूटन भी बोल सकते हैं, क्योंकि F का एक दूसरा मात्रक न्यूटन भी होता है। तो हमने देखा इन 2 भौतिक राशियों से इसके मात्रक उत्पन्न हुए, तो इस हिसाब से उत्पन्न जो भौतिक राशि होती हैं उसे बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इस हिसाब से भौतिक राशि इसकी हुई मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि ये 2 मूल राशि से उत्पन्न है, इसलिए इसका नाम भी होगा व्युत्पन्न राशि। अब आते हैं पूरक राशि की तरफ। ये इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है। ये राशियाँ अमूमन कोण से रिलेटेड होती हैं। जैसे एक होता है समतल कोण। समतल का मतलब होता है 2D इज़ द सेंस एक x एक्सिस होगा, एक y एक्सिस। इसके बीच में कोई भी लाइन, इनके बीच में यानी ऐसी लाइन जो x को भी ट्रैवल कर रही हो और y के बीच में भी ट्रैवल कर रही हो, तो ऐसी लाइन होती है 2D। तो समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। तो ये एक पूरक राशि है। इसी तरीके समतल अगर 3D हो जाए यानी घन हो जाए, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ज़्यादा जोर नहीं देना है, बस हमें 2 ही राशि याद करनी है पूरक राशि में। कौन कौन सी? समतल कोण है तो रेडियन, और घन कोण है तो स्टेरेडियन, बस। तो अब ये बात करते हैं, ये जो लिखे हुए हैं किलोग्राम, मीटर, सेकंड, इन्हें हम बोलते हैं मात्रक। तो असल में मात्रक होता क्या है? तो अब देखते हैं मात्रक की डिफिनेशन, यानी परिभाषा क्या होती है मात्रक की। मात्रक लिखेंगे जिन पदों की सहायता से, मतलब मात्रक वो होते हैं कि जिनकी सहायता से राशियों को व्यक्त किया जाता है। यानी वो कौन सी राशि, हमें क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि उसका वेट है या उसकी दूरी है या उसका समय है, तो वो चीज़ बतलाती है मात्रक। यानी मात्रक से हमें उनके बारे में पता चलता है। तो जिन पदों की सहायता से राशियों को व्यक्त किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कहा द्रव्यमान बराबर है 5 किलोग्राम। तो द्रव्यमान क्या हो गया? ये मेरी एक भौतिक राशि है, ये मेरी एक भौतिक राशि है। 5 मेरा परिमाण है, परिमाण का मतलब मान, वैल्यू।
परिमाण को इंग्लिश में बोलते हैं मॉड या मॉडुलस। और किलोग्राम ये है मात्रक। किलोग्राम क्या है? मात्रक। तो हमें पता चला मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या होता है कि मात्रक से हमें इस राशि के बारे में पता चला। जैसे ही मैंने बोला मात्रक केजी, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ऐसी भौतिक राशि है जो द्रव्यमान हो सकती है, यानी केजी एक मात्रक है। और इस मात्रक से हमें पता चला कि द्रव्यमान नाम की कोई भौतिक राशि दी हुई है, तो इसे कहते हैं मात्रक। तो हमने क्या देखा अभी? हमने देखा भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि के प्रकार कितने होते हैं? भौतिक राशि के प्रकार दो तरीके से बांट सकते हैं, यानी दो आधार पर बांट सकते हैं। पहला माप और मात्रक के आधार पर, और दूसरा दिशा एवं परिमाण के आधार पर। तो माप और मात्रक के आधार पर हमने भौतिक राशि को देखा तीन प्रकार से। पहला मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि, और तीसरा पूरक राशि। मूल राशि 7 हैं, व्युत्पन्न राशि बहुत सारी हो सकती हैं, और पूरक राशि हमें सिर्फ दो याद रखनी है, रेडियन और स्टेरेडियन। तो अब बढ़ते हैं दिशा एवं परिमाण के आधार पर भौतिक राशियों का प्रकार। तो दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियाँ। तो दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियाँ। परिमाण का मतलब होता है मान। मान मतलब जैसे 1, 2, 3, 4 ये जो नंबर्स होते हैं इसी को हम परिमाण बोलते हैं। अब एक दिशा क्या है? अब दिशा के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। पहले इसका डिवाइड कर लेते हैं। दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहली अदिश राशि और फिर सदिश राशि। जैसा कि नाम ही से क्लियर है, आ मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा, यानी जिसमें दिशा नहीं होती है, बस वैल्यू यानी परिमाण यानी नंबर होता है, उसे बोलते हैं अदिश राशि। और सदिश राशि मतलब दिशा के साथ, यानी जिसमें दिशा भी होती है, साथ में इसका परिमाण यानी वैल्यू भी दी होती है, वो होती है सदिश राशि। अब इसे एक एग्जांपल समझते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। जैसे एक कोई व्यक्ति ए है, इसने बी से कहा कि 5 किलोमीटर तुम्हें जाना है। अब बी के पास चॉइस है, 5 किलोमीटर वो इधर जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, यानी उससे हमने एक वैल्यू तो दे दी, बट उसे हमने दिशा नहीं दी, वैल्यू दे दी। तो ये हो गई मेरी अदिश राशि। अब यही व्यक्ति अगर बी से कहता कि तुम्हें 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ जाना है, तो बी ऑफकोर्स इधर साइड जाएगा, वो भी 5 किलोमीटर। तो अब की 5 किलोमीटर यानी परिमाण भी है और पूर्व यानी दिशा भी है, तो ये हो जाएगा सदिश राशि। अदिश राशि में अगर ये चीज़ हम भौतिक राशि के रूप में परिवर्तित करें तो ये हो जाएगी दूरी, जबकि ये हो जाएगा विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन होते तो एक ही हैं, बट दूरी में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, और विस्थापन में दूरी के साथ यानी 5 किलोमीटर के साथ इसकी दिशा यानी पूर्व भी दी गई थी, तो ये हो जाएगा विस्थापन। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है। अब देखते हैं इसके कुछ प्रकार। क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अदिश राशि हैं या कौन सी सदिश राशि हैं, तो आपको सभी अदिश राशियाँ कम से कम याद तो होनी चाहिए। जैसी पहली है द्रव्यमान। अब द्रव्यमान में हमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी ज़रूरत होती है, हमें इससे दिशा का कोई मतलब नहीं। यानी अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे इसकी डिफिनेशन हम लोग क्रिएट करें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि
अदिश राशि यानी इनको ज्ञात करने के लिए केवल और केवल परिमाण की ज़रूरत होती है, यानी इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से सदिश राशि क्या हो जाएगी? सदिश राशि में लिखेंगे इन्हें ज्ञात करने के लिए परिमाण की आवश्यकता प्लस दिशा की आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएंगे सदिश राशि। अब इनके प्रकार देखते हैं, कौन कौन सी राशियाँ सदिश हैं और कौन कौन सी राशियाँ अदिश हैं। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला द्रव्यमान हो गया। दूसरा जैसे लंबाई एक अदिश राशि है। उसके बाद समय, उसके बाद तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो ये तो आपने देखा, ये तो वही राशियाँ हैं जिन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं, यानी मूल राशि भी अदिश राशियाँ होती हैं। तो इस 7 राशियाँ तो याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें मूल राशियाँ तो रटनी है, यानी इनका तो भूलने का कोई चांस नहीं। मूल राशियाँ तो याद ही होनी चाहिए। तो जिस हिसाब से 7 मूल राशि हैं, इसी हिसाब से ये 7 अदिश राशि भी होंगी, यानी मूल राशि भूलने का कोई चांस ही नहीं। अब आगे इसके और देखते हैं, जैसे दूरी भी एक अदिश राशि है। जैसा कि अभी एग्जाम्पल में भी बताया था कि दूरी अदिश राशि है, और इसी की तरीके से विस्थापन होती है, वो भी दूरी होती है बट उसमें दिशा होती है, इसलिए वो सदिश राशि है। 9वां नंबर आता है चाल। फिर आ गया आयतन। उसके बाद जैसे घनत्व हो सकता है, फिर कार्य भी एक अदिश राशि है। कार्य बहुत पूछा जाता है, घनत्व बहुत पूछा जाता है। उसके बाद ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवृत्ति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जबकि कुछ ऐसे इसमें डायमेंशंस होते हैं कि ये तो लगता है देखने में सदिश, बट ये होता है अदिश, इसीलिए आवृत्ति बहुत पूछी जाती है। उसके बाद आवेश, विशिष्ट ऊष्मा, या इसे मेनली ऊष्मा भी बोल सकते हैं, यानी हीटिंग। उसके बाद विभव। तो ये कुछ होते हैं अदिश राशियाँ के एग्जांपल्स। इन्हें जितने अच्छे से हो सके याद नहीं तो कम से कम इसमें दिमाग में तो एक इमेज बनानी है कि कम से कम अगर सामने क्वेश्चन में आ जाए तो इन्हें हम टिक लगा पाएँ। तो ये होती हैं अदिश राशियाँ। अब हम देखेंगे कुछ सदिश राशियाँ। तो सदिश राशि क्या होती हैं? जिन्हें ज्ञात करने के लिए हमें परिमाण और साथ में दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो जैसा पहला ये हो गया विस्थापन, दूसरा वेग, तीसरा त्वरण, चौथा बल बहुत पूछा जाता है। पांचवा हो गया संवेग, उसके बाद आवेग, फिर भार, बल आघूर्ण, यानी इंग्लिश में जिसे टॉर्क कहते हैं। टॉर्क भी डायरेक्ट पूछा जाता है, यानी हिंदी में ही इसको टॉर्क लिख के दे दिया जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये बल आघूर्ण ही होता है। कोणीय वेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये कुछ उदाहरण होते हैं सदिश राशि के। अब इसमें इम्पॉर्टेंट कौन सा है? इम्पॉर्टेंट तो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग और बल आघूर्ण, ये कुछ इंपॉर्टेंट सदिश राशियाँ हैं जिनमें क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और अदिश राशियाँ तो सभी याद करनी होंगी। अदिश राशि सभी इंपॉर्टेंट होता है। जब अदिश राशि सभी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी तो सदिश राशि ढूंढने में भी आसानी हो जाती है।
तो इस हिसाब से हमने देखा तो भौतिक राशियों को दो आधार से बांटा गया था, एक माप और मात्रक के आधार पर, दूसरा दिशा और परिमाण के आधार पर, कि जिसमें डायरेक्ट हम लोग को भौतिक राशियाँ पूछी जाती हैं। बट इसका एक टॉपिक और है जो किसी किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और किसी किसी में सिलेबस में नहीं दिया होता है, लेकिन क्योंकि हमें पूरा कवर अप करना है इसलिए मैं उसे बता देता हूँ। ये टॉपिक होता है प्रयोगात्मक मात्रक का। प्रयोगात्मक का मतलब होता है जिसे हम अप्लाई कर सकें, यानी इसमें हमें ऐसी यूनिट्स देखनी हैं जो हम हर जगह अप्लाई करते हैं। अब वो यूनिट कौन सी है हम उसे देखते हैं, साथ में इसके चेंजमेंट भी ध्यान रखने हैं। जैसे एक फर्मी, ये यूनिट है, एक फर्मी होगा 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी यानी 10⁻⁻15 मीटर। ये कुछ लंबाई के मात्रक हैं और हमें वही देखना है, यानी प्रयोगात्मक मात्रक कुछ और नहीं बल्कि लंबाई के मात्रक हैं जिन्हें हम कन्वर्ट करके हर जगह यूज़ करते हैं, कहीं छोटी यूनिट कहीं बड़ी यूनिट। तो एक फर्मी हमने देखा सबसे छोटी यूनिट है यानी 10⁻⁻15 मीटर। इसके बाद आता है एक एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को ए के ऊपर नॉट भी बना रहता है, ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि ये 10⁻⁻10 मीटर। फिर आएगा एक नैनोमीटर। एक नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। इसी के तरीके से एक माइक्रो का साइन ऐसा होता है मीटर। माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ मीटर। फिर आता है एक मिलीमीटर। मिलीमीटर तो सभी को पता है कि 10⁻³ मीटर होता है। उसके बाद एक सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ही पूछी जाती हैं। सबसे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो हमें देखना पड़ेगा एक फर्मी कहाँ पे लिखा हुआ है, वही आंसर होगा, क्योंकि एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसी हिसाब से लंबाई के मात्रक के साथ साथ दूसरे मात्रक आते हैं, जैसे द्रव्यमान में जैसे हो गया एक माइक्रो केजी। माइक्रो का जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब होता है 10⁻⁶। तो केजी है तो ये केजी में हो जाएगा। उसके बाद एक मिलीग्राम जहाँ पे भी आ जाता है हम उसको 10⁻³ में लिखते हैं। अगर यहाँ पे केजी है तो यहाँ पर भी केजी होगा, और अगर यहाँ पे ग्राम है तो यहाँ पे ग्राम होगा। तो मेन हमें बस ये याद करना है कि अगर एंगस्ट्रम आता है तो 10⁻⁻10 होगा, नैनो आता है तो 10⁻⁹ होगा, और अगर माइक्रो आता है तो 10⁻�6, मिली आता है तो 10⁻3। अब यहाँ पे मीटर हो तो यहाँ पे भी मीटर, अगर केजी हो तो यहाँ पे केजी, यहाँ पे न्यूटन हो तो यहाँ पे भी न्यूटन। हमें बस मात्रक के नाम याद रखने हैं। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी यूनिट कभी कभी क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि लंबाई की सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी, और बच्चे समझते हैं प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स, बट ये नहीं होती है। यूनिट सबसे बड़ी होती है पारसेक। पारसेक में 3.083 × 10⁻16 मीटर यूनिट होती है, यानी 3.083, उसके बाद 10⁻16 मीटर। तो सबसे बड़ा मात्रक लंबाई का होता है पारसेक, जिसमें कितने मीटर होते हैं 3.083 × 10⁻16। तो इस हिसाब से हमने अपने पूरे मात्रक का टॉपिक ख़त्म कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक के ओर बढ़ते हैं, जो कि है गति और विराम। मेनली इस चैप्टर को गति ही बोलते हैं। इसमें दो टॉपिक पढ़ने हैं हमें, गति और विराम। अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या गति कोई भौतिक राशि है? तो गति भौतिक राशि तो नहीं होती है, इसे हम एक अवस्था बोलते हैं। गति एक अवस्था होती है। अवस्था कैसी? अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। किसी भी वस्तु में यदि समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो तो उसे ही गति बोलते हैं, उसे गति कहते हैं। यानी गति कुछ और नहीं, बस किसी भी वस्तु में समय के साथ हो रहे परिवर्तन को बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये कोई पहिया है,
2 बजे पहिया ए जगह पर था, लेकिन टाइम के चलते चलते पहिया बी कंडीशन पे आ जाता है। टाइम के चलते बी कंडीशन पे आ जाता है, तो क्योंकि समय के साथ इसके अवस्था में परिवर्तन हुआ तो इसे हम बोलेंगे गति, यानी इसने गति की क्योंकि इसकी अवस्था टी टाइम पे कुछ और थी और T2 टाइम पे कुछ और हुई, इसे बोलेंगे गति। अब दूसरी चीज़ है विराम। विराम क्या होता है? जस्ट इसका रिवर्स, यानी किसी भी वस्तु में अगर समय के साथ परिवर्तन ना हो, यानी एक बॉल रखी हुई है, वो 2 बजे भी यहीं पे थी और 3 बजे भी यहीं पे रही, तो इसे बोलेंगे कि ये विराम की स्थिति में है, तो इसे बोलते हैं विराम। गति में समय के साथ परिवर्तन होगा, यानी जिस स्थिति में पहली चीज़ थी अब वो उस जगह पर नहीं है, तो उसको बोलेंगे उसके में गति भी है, यानी उसमें कुछ मोशन हुआ है। जबकि वही चीज़ अगर रुकी हुई होगी तो उसको बोलेंगे विराम। अब हम देखेंगे गति के प्रकार कितने होते हैं। गति के प्रकार, इन्हें भी 2 आधार पर बांटा जाता है। पहला आधार है पथ के आधार पर, यानी जैसा रास्ता है उसके आधार पर, और दूसरा विमाओं के आधार पर। जितनी जैसी विमा आएंगी वैसे ही इनके प्रकार होंगे। विमाओं के आधार पर प्रकार। विमा हम जानते हैं 3 तरीके से, जो कि अभी तक हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, यानी 1D, 2D, 3D। हमारे यूनिवर्स का मतलब है हमारा ऐसा ब्रह्मांड जहाँ तक कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी अभी तक पहुँची है। तो 1D का मतलब है या तो वो x एक्सिस पे चलेगा या तो y एक्सिस पर। 2D का मतलब होता है x और y के साथ इकट्ठा चलता है, यानी ऐसे टेढ़ा टेढ़ा। और 3D का मतलब है वो 3 डायमेंशन में चलता है। जैसे हमने एक आयत बनाया, अब इस आयत में कोई भी उभार नहीं है, यानी इसे हम चारों तरफ से नहीं दे सकते हैं, तो ये 2D है, यानी इसमें x एक्सिस है और एक y एक्सिस है। इसी तरीके से अगर 3D बनाए तो इस आयत को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डाइस में। डाइस मतलब पासा। अब इस पासा को हम तीनों तरफ से देख सकते हैं। इसमें लंबाई भी है यानी L, चौड़ाई भी है यानी B, और हाइट ऊंचाई यानी B, यानी 3 डायमेंशन हो गई। यही हमारी विमा होती हैं L, B और H। तो आई होप आपको 2D और 3D में फ़र्क समझ में आया होगा। 2D का मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ भी हम भर नहीं सकते हैं, यानी बस किताब में हमने एक आयत ऐसे बना दिया। जबकि डाइस को अगर खोखला कर दे तो उस डाइस के अंदर हम कुछ भर सकते हैं, तो वो जिसके अंदर भर सकते हैं यानी वॉल्यूम होता है वो 3D होता है, और जिसमें वॉल्यूम यानी आयतन नहीं होता है वो 2D होता है। लौटते हैं अपने टॉपिक पर, यानी पथ के आधार पर गति कितने प्रकार की होती है। पहला है सरल रेखीय गति। दूसरा है वृत्तीय गति। और तीसरा दोलनीय या कंपनीय गति, यानी जिसमें कंपन होता है। इसमें इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट हमें इनके प्रकार जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, और ये कैसे क्या होते हैं हमें बस वो देखना है। सरल गति मतलब कोई भी सरल रेखा में गति सरल गति कहलाती है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो वो एक सीधी रेखा में जा रही होती है, तो ये सरल रेखा गति होती है या सरल रेखीय गति होती है। जबकि इसी साइकिल को हम चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाते हैं तो ये गति वृत्तीय गति कहलाती है। और दोलनी गति ऐसी गति होती है कि वो कुछ समय अंतराल के बाद वापस उसी अवस्था में आ जाती है। जैसे आपने घड़ी में पेंडुलम देखा होगा। पेंडुलम क्या करता है, यहाँ पर ऐसे झूलता है, उसके बाद फिर ऐसे जाता है, फिर उसके बाद ऐसे जाता है, तो इस गति को हम लोग दोलनीय गति कहते हैं। वहीं की वहीं अगर हम एक धागे को 2 रॉड में बांधें और उसे यहाँ से घसीटे तो ये जो गति होगी ऊपर नीचे यानी वाइब्रेट होगी, इसको हम बोलेंगे कंपन गति। तो इस हिसाब से सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति। इसके बारे में इतना डीप नहीं पढ़ना है, बस हमें इतना ध्यान रखना है सरल रेखीय गति कैसी होती है, वृत्तीय और दोलनी कैसी होती है।
फिर आते हैं विमाओं के आधार पर गति के प्रकार। तो क्योंकि विमा हम जानते हैं हम 3 प्रकार से बांटते हैं, तो इस हिसाब से गति के भी प्रकार 3 प्रकार के ही होंगे। यानी एक विमीय गति, दूसरा द्विविमीय गति, तीसरा त्रिविमीय। इसी त्रिविमीय को हम लोग इंग्लिश में 3 डायमेंशनल यानी 3D बोलते हैं। एक विमीय में बताया था जैसे अभी कि या तो वो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस में, मतलब एक वक्त में किन्हीं दोनों में से एक में वो गति करेगा। द्विविमीय का मतलब होता है कि एक ही समय में वो एक्स और वाई दोनों में चल सकता है। त्रिविमीय मतलब है कि एक ही समय में एक्स वाई जेड तीनों में गति कर सकता है। तीनों में गति करने का मतलब है कोई भी पॉइंट तीनों में भी हो सकता है। जैसे हम एक घर का कोना लेते हैं, वो कुछ 3D में होता है इस तरीके से। ये घर का एकदम कॉर्नर है, तो इसमें हम देखते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो ये जेड होगा। यानी इसके बीच में हम कहीं यहाँ बैठे हैं तो उसकी एक्सिस से भी कुछ दूरी होगी, वाई से भी कुछ दूरी होगी और जेड से भी दूरी होगी। यानी हम लोग का जो एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व होता है वो 3 डायमेंशनल में होता है। अब बढ़ते हैं कुछ नए टॉपिक पर। जैसे गति के बारे में पूछा जा सकता है दूरी। इसी दूरी को हम लोग इधर ले लेते हैं विस्थापन में, क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी की हैं। बस एक अदिश राशि है, अदिश राशि क्या होती है अभी पीछे बताया, और एक सदिश राशि है। दूरी अब होती क्या है, दूरी एक तरीके की लंबाई होती है। जैसे हमने बोला 5 या 6 किलोमीटर, ये एक दूरी हो गई। अब विस्थापन क्या होगा, विस्थापन जैसे हमने एक दूरी बोली तो ये विस्थापन है। तो अब इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क तब होगा जैसे ही इसकी हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। यानी अगर हम यहाँ पर 5 किलोमीटर चले हों और फिर उसके बाद यहाँ से मुड़े, यहाँ पे हम चलें 6 किलोमीटर, तो जो दूरी होगी वो दूरी होगी 5 + 6 यानी 11 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या होगा, अगर हम यहाँ 6 किलोमीटर चले और यहाँ पर चले 5 किलोमीटर, तो जो विस्थापन होगा, विस्थापन ये 6 और 5 नहीं होगा। जबकि इस पॉइंट से यानी ए से जब चलना चालू किया था और बी पे यानी चलना जब ख़त्म किया है, उसके बीच की दूरी को विस्थापन बोलते हैं। यानी विस्थापन में सिर्फ एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। फिर से देखते हैं, दूरी में हम पहले यहाँ से यहाँ तक चले, उसके बाद हमने दिशा मोड़ी, यहाँ से यहाँ तक चले। यानी इसमें हमने दिशा में परिवर्तन किया, बट उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दूरी का मतलब ही होता है कि बस हमें परिमाण की आवश्यकता होती है। जबकि विस्थापन में हम यहाँ 6 चले, उसके बाद 5 चले, 6 चले, 5 चले, तो जैसे ही हमने यहाँ पे डायरेक्शन इस पॉइंट पे बदला, इस पॉइंट पे डायरेक्शन बदला, विस्थापन मेरा बदल जाएगा। यानी यहाँ पे विस्थापन 1 और यहाँ पे विस्थापन 2, और विस्थापन 1 और 2 को डायरेक्ट ना लिख के हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट इस पॉइंट से यानी जहाँ से चलना आरंभ किया था और जिस पॉइंट तक यहाँ पे चलना ख़त्म किया है, तो वो जो दूरी होगी वो होगी विस्थापन। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका समझने के लिए। ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति से कहा कि उसका घर एक पेड़ से 5 किलोमीटर दूरी पर है, पेड़ से 5 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये सिर्फ दूरी बताइए, क्यों दूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें कहा गया 5 किलोमीटर, यानी सिर्फ बात हो रही है परिमाण की। तो बी यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसने ये देखा एक ये पेड़ लगा हुआ है। अब इसके पास ऑप्शन है, ये 5 किलोमीटर इधर जा सकता है, इधर भी है, इधर 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 इधर, हर जगह यानी चारों तरफ जा सकता है। यानी इसको कहीं ना कहीं डेटा इनकम्प्लीट दिया हुआ है। यानी ये बी बंदा इस पॉइंट पे आके कंफ्यूज हो जाएगा कि ए का घर किस डायरेक्शन में। वहीं की वहीं अगर बी से ये कह दिया जाता कि बी से ये कह दिया जाता कि पेड़ से 5 किलोमीटर पूर्व की ओर ए का घर है, तो बी पेड़ के पास आता और पेड़ से पूरब की तरफ 5 किलोमीटर चलता, तो इसे ये घर मिल जाता। किसका घर, ए का घर। तो इसमें देखा हमने डेटा को और ही सफिशिएंट तरीके से दिया हुआ है। बस यही होता है दूरी और विस्थापन में अंतर। यानी विस्थापन में
हमें परिमाण के साथ दिशा दे दी गई, तो जिससे हमें पहुंचने में बहुत आसानी हुई, जबकि दूरी में परेशानी हुई क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण दे दिया गया था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि दूरी और परिमाण, दूरी और विस्थापन क्या होता है। अब जो इसके क्वेश्चन बनते हैं हम उसे देखते हैं। इसमें पूछा जाता है दूरी का मात्रक। तो ऑफकोर्स हमें पता है दूरी मापी जाती है मीटर में, और इसका मात्रक भी हो जाएगा मीटर में, क्योंकि है तो दोनों एक ही चीज़। दूरी से संबंधित एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं स्पीड, यानी चाल। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। तो इसमें भी एक चाल होती है जिसको हम बोलते हैं वेग। वेग बराबर जहाँ पे यहाँ पे दूरी है वहीं यहाँ पर हो जाएगा विस्थापन। यानी दोनों यूनिट एक ही हैं, बस डिफरेंस क्या है दोनों में कि इसमें परिमाण है बस, और इसमें परिमाण है साथ में दिशा भी है। तो चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और इसमें भी मीटर पर सेकंड, यानी चाल का मात्रक वेग के मात्रक के बराबर ही होता है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, बहुत छोटा टॉपिक है, गति के नियम और गति के नियम के समीकरण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट ये कुछ ही गवर्नमेंटल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, सभी में नहीं। तो इसलिए इसका हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं हम, ताकि कम से कम हमें समीकरण तो ध्यान रहे। पहला समीकरण होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें सब वर्ड क्या है हम उसे देखते हैं। पहला है v, यानी ये v का मतलब होता है अंतिम वेग। अब वेग क्या होता है अभी बताया, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी जो भी विस्थापन जिस भी t टाइम में हुआ होगा उसको वेग बोलेंगे। ये पूरा चाल के बराबर होता है, बस इसमें फ़र्क होता है, इसमें दिशा होती है। तो v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण, t बराबर समय, और यहाँ पे कुछ नहीं बचता। अच्छा s का मतलब होता है विस्थापन। s यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे s स्पीड नहीं है, s का मतलब है विस्थापन। तो इस हिसाब से हमने समीकरण गति के देख लिए। अब गति के नियम कुछ और हैं जो कि रिलेट करते हैं बल से। बल यानी जिसे बोलते हैं फोर्स। तो बल एक तरीके का बाह्य कारक होता है, एक तरीके का बाह्य कारक होता है जो किसी भी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए या परिवर्तन लाता है, बल वो होता है। बल को हम लोग लिखते हैं F से, जिसका फॉर्मूला होता है यानी सूत्र होता है F इक्वल्स टू एम ए, जहाँ पे m का मतलब है द्रव्यमान और a का मतलब है त्वरण। अब बल होता क्या है हम इसे देखते हैं। ये मान लेते हैं एक बॉक्स है, यहाँ पर रखा हुआ है, रखा होने का मतलब है ये विराम अवस्था में है। अब इस पर किसी व्यक्ति ने धक्का लगाया, तो धक्का लगाने से ये इस जगह से मान लेते हैं इस जगह पर आ गया, तो यानी ये अपनी पुरानी अवस्था से नई अवस्था में आया है, यानी अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो हम कहेंगे इस ए व्यक्ति ने इस पर बल लगाया होगा। तो यही होता है बल। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, या तो दूसरा मात्रक जैसा कि पीछे अभी बताया था, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से बल का एक मात्रक किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। और बल कौन सी राशि है? बल एक सदिश राशि है, यानी इसको बताने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है कि इस व्यक्ति ने पूर्व दिशा की ओर बल लगाया। तो ये हो गया बल। अब आते हैं गति के नियम के ऊपर। अभी हमने पीछे गति के नियम के समीकरण देखे थे,
अब आते हैं नियम की तरफ। तो गति के नियम भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है यानी रुकी हुई है या गति कर रही है तो वह उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। और बल क्या होता है अभी मैंने पीछे बताया, आरोपित ना हो। यानी कहने का मतलब है, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है या कोई वस्तु आगे चल रही है तो वो तब तक रुकी रहेगी या वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि इस रुकी हुई चीज़ को ढकेला ना जाए और इस ढकेले वाली चीज़ को रोका ना जाए। यानी यही मेरे बल होंगे बाह्य बल। तो ये गति का पहला नियम था कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ अगर चल रही है तो वो हमेशा चलती रहेगी और कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है तो हमेशा रुकी हुई है। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल ना लगा दे। जैसे कोई बॉल ढलान से लुढ़कती हुई आ रही है तो ये तब तक लुढ़कती रहेगी जब तक कि इसके सामने कोई बाह्य बल या जैसे दीवार ना लगा दे, तो ये रुक जाएगी। और जब रुकी हुई है तो ये तब तक रुकी रहेगी जब तक ये दीवार है, और जैसे दीवार हटाएंगे ये फिर से चलने लगेगी। इसी को बोलते हैं गति का प्रथम नियम, यानी गति का पहला नियम। अब क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी होती है इसलिए कोई भी चीज़ परमानेंट चल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी हर वक्त उस पर लगती रहती है। बट यही बात अगर करें स्पेस यानी यूनिवर्स में ऊपर साइड, तो स्पेस में हम जानते हैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जैसे ग्रेविटी कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसी चीज़ नहीं होती है तो वहाँ पर चीज़ परमानेंट चलती रहती है, या तो अगर रुकी है तो रुकी रहेगी। तो ये हो गया गति का पहला नियम। अब आते हैं गति के दूसरे नियम पर। अच्छा, इस गति को पहले नियम को हम लोग जड़त्व भी कहते हैं। यानी जड़त्व का नियम क्या है? जड़त्व का नियम कुछ नहीं है, बस जो गति का पहला नियम है उसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया मतलब कोई भी चीज़ या तो ट्रैवल पे है, इनर्शिया मतलब कोई भी चीज़ अगर मोशन पे है या कोई भी चीज़ स्टेबल है वो तब तक वैसे ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। यानी अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो होगी, किसी भी वस्तु के रूप में, आकार में या स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो वो परिवर्तन का सदैव यानी हमेशा विरोध करती है। तो इसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे लेते हैं कि अगर कोई बस है वो आगे की तरफ चल रही है और यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो जब बस आगे चल रही है यानी वो गति कर रही है, यानी वो मोशन में, जैसे ही बस में ब्रेक लगाया जाता है तो क्योंकि ये इससे टच में है, दूसरा पेन लेते हैं, क्योंकि ये इसमें टच में है तो ये इतना पोर्शन तो बस के साथ आगे चल रहा है, बट ये पोर्शन बस के साथ टच नहीं है तो ये पोर्शन इस दिशा में आ जाएगा, यानी जिसको हम लोग कहते हैं झटका लगना। ये किस वजह से होता है? ये होता है जड़त्व के नियम से। इसी की कुछ और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे पेड़ को हिलाने पर क्या होते हैं? फल की टहनी से अलग हो जाते हैं। पेड़ के हिलाने से जो फल होते हैं वो अलग होते हैं। ये मान लेते हैं पके हुए कोई फल हैं, तो जैसे टहनी हिलाएंगे, अब इसका इससे कांटेक्ट हट जाता है तो ऑटोमेटिक इसे ग्रेविटी नीचे घसीट लेती है। अब आते हैं गति के दूसरे नियम की तरफ।
गति का दूसरा नियम कहता है कि जो किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है, किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के द्वारा अपनाए गए यानी अप्लाइड त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी F इक्वल्स टू वस्तु का द्रव्यमान यानी m, त्वरण मतलब a, ये इसके इक्वल या अनुक्रमानुपाती होता है। तो मेनली हम लोग फॉर्मूला इसी को लिखते हैं, F इक्वल्स टू ma। ये गति का दूसरा नियम होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि F के जो भी सामने है यानी P, यानी अगर F जो है न्यूमरेटर यानी अंश है और P भी न्यूमरेटर यानी अंश है, तो दोनों अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ेंगे। यहीं अगर नीचे का मतलब है, जैसे F ये नीचे लिखा हुआ है T, तो अगर नीचे है तो इसको बोलेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू यानी व्युत क्रमानुपाती, और अगर सामने है तो इसको बोलेंगे समानुपाती। व्युत क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो टाइम घट रहा होगा, जबकि समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर फोर्स बढ़ा रहे होंगे तो P भी बढ़ेगा। अब बढ़ते हैं गति के तीसरे नियम पर। तीसरा नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है, जिसको हम लोग सिंपली बोलते हैं एक्शन रिएक्शन, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया। यानी जिस भी दिशा में हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसी दिशा के विपरीत एक अन्य फोर्स भी अप्लाई होता है। इसी को हम बोलते हैं गति का तीसरा नियम। एग्जाम्पल लेते हैं, एक अगर कोई बंदूक से गोली मारे तो जितना भी फोर्स इधर जाएगा उतने ही परिमाण के साथ यानी उतनी वैल्यू का फोर्स पीछे भी लगता है। इसीलिए जब हम लोग बंदूक चलाते हैं तो उससे गोली छोड़ने पर पीछे की ओर हमें धक्का लगता है। ये किसके वजह से होता है? गति के तीसरे नियम से होता है। जैसे तैराक जब तैरता है तो पानी में वो पानी को पीछे धकेलता है और पानी उसे आगे ढकेलता है, इसलिए वो आगे बढ़ता जाता है। तो इस हिसाब से मेरे गति के नियम पूरे समाप्त होते हैं। अब अगला टॉपिक है बल के प्रकार, क्योंकि क्वेश्चन आजकल बल के प्रकार से भी पूछे जा रहे हैं। पहला बल आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है? इसके लिए कम से कम दो वस्तु होनी चाहिए, यानी कहीं भी घर्षण बल अप्लाई होगा तो उसके लिए दो वस्तु होनी चाहिए। तो इस हिसाब से इसकी डिफिनेशन होगी कि दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। यानी मतलब हुआ कि अगर एक हम ये सरफेस मान लेते हैं, इसी पर कोई दूसरी चीज़ ये रखी हुई है, तो इनके मध्य जो संपर्क होगा इसे हम घर्षण बल कहेंगे। अब घर्षण बल हमेशा किसी भी वस्तु की दिशा के उल्टा काम करता है। यानी वस्तु अगर पूरब की ओर जा रही है तो घर्षण बल उसके अपोजिट यानी पश्चिम की दिशा की तरफ लगेगा। घर्षण बल को इंग्लिश में फ्रिक्शन बोलते हैं, फ्रिक्शन। अगला बल है अभिकेंद्रीय बल। ये क्या होता है? तो किसी भी वस्तु के द्वारा जब वो वृत्त के केंद्र
ओर आती है, की ओर आती है, तो इस पर जो बल काम करेगा वो होगा अभिकेंद्री बल। यानी सिर्फ इतना समझना है कि अभिकेंद्री बल का मतलब होता है कि इस बल की दिशा जो होती है, इस बल की जो दिशा होती है वो वृत्त के केंद्र की ओर होती है, वृत्त के केंद्र की ओर। यानी हमें ऐसा फील होता है कि वृत्त की केंद्र की तरफ कोई बल लग रहा है, तो वो बल होगा अभिकेंद्री बल। इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू mv²/r। यानी अगर ये कोई वृत्त है और इसमें ऑब्जेक्ट कोई ऐसा घूम रहा है कि ऐसा हमें फील होने लगा कि वो ऑब्जेक्ट धीमे धीमे बीच की तरफ आ रहा है, यानी बल जो है केंद्र की तरफ लग रहा है, तो इसी बल को हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्री बल। यानी वृत्त की केंद्र की तरफ लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। तो अगर इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी यानी रेडियस r है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा F यानी बल बराबर m यानी इसका वस्तु का द्रव्यमान, उसकी वेलोसिटी यानी वेग का स्क्वायर बटे r यानी वृत्त की त्रिज्या। तो ये हो गया अभिकेंद्री बल। अब इसी के जैसे एक और बल होता है जिसे हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, एक में अभी है और एक में अप। अपकेंद्रीय बल, ये बल क्या होता है? ये बल क्या होता है? ये बल जस्ट उल्टा होता है, यानी विपरीत होता है अभिकेंद्री बल का। यानी अभिकेंद्री बल जो सेंटर की तरफ लग रहा था, अपकेंद्री बल सेंटर से दूर यानी वृत्त के केंद्र से दूर लगेगा, तो उसे बोलते हैं अपकेंद्री बल। इस बल के पेपर में एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गया जैसे वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में जो नीचे सर्कल घूमता है ये वाला, इसमें कौन सा उदाहरण है? इसमें कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री बल। यानी कपड़े जो होते हैं वो हमारे केंद्र से दूर जा रहे होते हैं। दूसरा उदाहरण पूछा जाता है क्रीम निकालने वाली मशीन। निकालने वाली मशीन, इसे हम घर पे भी कर सकते हैं। जैसे एक हम बड़ा सा डब्बा ले सकते हैं, उसमें पानी और बीच में हाथ ऐसे से अगर घुमा दे तो हम देखते हैं बीच में टॉर्नेडो जैसे ऐसा शेप बन जाता है। अब ये शेप पानी को किनारे की तरफ ढकेलता है। यही किनारे की तरफ ढकेलना यानी केंद्र से दूर जाना हमारा अपकेंद्री बल कहलाता है। अब अगला टॉपिक है कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। इसको हम एक ही साथ पढ़ लेते हैं। कार्य शक्ति और ऊर्जा, ये तीनों एक ही नहीं है बल्कि अलग अलग हैं। कार्य का मतलब होता है वर्क डन। पावर मतलब शक्ति। एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो पहले देखते हैं कार्य क्या है। बल लगाकर बल की ही दिशा में, बल लगाकर बल की दिशा में किया गया विस्थापन। इम्पॉर्टेंट है, किया गया विस्थापन। विस्थापन अगर नहीं लिखेंगे तो बल कार्य नहीं होगा। तो किया गया विस्थापन ही क्या कहलाता है? कार्य। यानी कार्य का फॉर्मूला होगा W बराबर F मल्टीप्लाई D। यानी बल तो लगा रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ विस्थापन भी होना चाहिए, इसी को कार्य बोलेंगे। जैसे ये एक दीवार है, कोई ए व्यक्ति इस दीवार को सुबह शाम पीछे या आगे की तरफ ढकेल रहा है, तो क्या ये दीवार यहाँ पे तो क्या ये दीवार खिसकेगी? नहीं खिसकेगी। यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन 0 होगा। तो क्या इसने सुबह से शाम तक जितने भी दीवार पे धक्का दिया कुछ काम किया? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इसने काम कुछ नहीं किया, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं। तो एफ भी कितना हो जाएगा? 0। यानी इसने काम कुछ भी नहीं किया। यानी कार्य में मायने रखता है कि कोई भी वस्तु कितनी ज़्यादा खिसक रही है, यानी विस्थापन उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर विस्थापन होगा तो वो कार्य होगा, अगर विस्थापन नहीं है तो वो कार्य नहीं होगा।
यानी ये व्यक्ति सुबह से शाम लगा रहे, ये धक्का देता रहे, यानी अपना बल लगाता रहे, लेकिन जब तक कि ये दीवार खिसकेगी नहीं तब तक कि मेरा कार्य 0 ही रहेगा। यानी इसमें सुबह से शाम तक कुछ भी काम नहीं किया। तो ये होता है कार्य। अब कार्य का मात्रक पूछते हैं। कार्य का मात्रक होता है जूल। दूसरा ये भी लिख सकते हैं, W बराबर F/d। F का मतलब न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मीटर, यानी न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर भी इसका दूसरा मात्रक होता है। अब आते हैं पावर की तरफ। कि पावर क्या होती है। पावर मतलब शक्ति क्या होती है। किसी समय अंतराल में किया गया कार्य ये कहलाता है शक्ति। अब किसी समय अंतराल का मतलब है कि इसमें टाइम कुछ ना कुछ लगा होना चाहिए, साथ में कुछ काम होना चाहिए, और काम अभी पीछे बताया, काम तभी होता है जब कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगी। यानी पावर का फॉर्मूला बना P = W/T, यानी W काम किया गया हो T समय में तो वो होगा मेरा शक्ति। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से पहले ये बता दें कि कार्य एक तुलनात्मक राशि है, यानी इससे हम लोग तुलना करते हैं। जैसे एक लेते हैं केस 1 और एक लेते हैं केस 2। केस 1 में कोई ए व्यक्ति इस ट्राली को यहाँ से यहाँ पर लाता है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 5 किलोमीटर, और इसने काम किया है जबकि इसने अपनी ताकत लगा रही हो, जबकि इसने अपनी ताकत लगाई 12, ताकत मतलब फोर्स लगाया 12 न्यूटन का, और इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वक्त लगा होगा, मान लेते हैं 600 सेकेंड। तो केस 1 ये है। अब लेते हैं केस 2। केस 2 में एक दूसरा व्यक्ति उन्हीं ट्राली को इस जगह पर लाता है, अपनी ताकत 15 न्यूटन, यानी 15 न्यूटन का फोर्स लगाते हुए। दूरी वही है 5 किलोमीटर, लेकिन इसको वक्त जो है अब की कम लगा, यानी 500 सेकेंड। तो अब हम देखते हैं पावर का मतलब क्या है। असल में मतलब क्या है पावर का। पावर बराबर कह रहा है W/T, और W क्योंकि हमें इसमें तो डायरेक्ट दिया नहीं है, W का फॉर्मूला इसलिए खोल सकते हैं F/D, नीचे T। W का फॉर्मूला F × D और नीचे एज वेल एज T लिख दिया है। अब F किसने कितना लगाया था 12, इसने दूरी कितनी तय की थी 5 किलोमीटर। अच्छा, इसको किलोमीटर को हटा के मीटर में लिख लेते हैं, क्योंकि यूनिट हमें मीटर में ही रखनी होती है, मीटर। नीचे हो जाएगा समय 600। इसको जब डिवाइड करेंगे 5 से काटेंगे 12 और ये 0, 12 ये काटा 1/10, यानी पावर जो आ गई मेरी 0.1। अब इसकी कंडीशन लेते हैं। P बराबर W/T बराबर, फिर वही यूनिट है F × D अपॉन T। फोर्स कितना लगाया 15, दूरी कितनी है 5, लेकिन अब की टाइम है 500, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे 100 और ये हो जाएगा 0.15, यानी यहाँ पर P है 0.15। हमने देखा अगर इसको P1 मान ले और इसको P2 मान ले तो वैल्यू P2 की ज़्यादा है P1 से। क्या पता चला हमें, अब यही तुलनात्मक होता है, यानी हमने इसकी तुलना की कि P2 बड़ा है P1 से। बड़े का मतलब होता है जिधर इस साइन के 2 मुंह खुले होते हैं वो बड़ा होता है, और जिधर एक मुंह होता है वो छोटा होता है। यानी हमने देखा कि जो
केस 2 में जो व्यक्ति है उसकी पावर ज़्यादा है केस 1 वाले व्यक्ति से, क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर कम है, यानी इसने कम टाइम में ज़्यादा काम किया, इसने उसी काम को इसके कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लिया। तो ये होता है असल मतलब पावर का। बट हम जनरली इसका यूज़ इसमें नहीं करते हैं, हम लोग इसका यूज़ करते हैं बिजली सामग्री में। यानी इनका यूज़ हम लोग करेंगे, इसका यूज़ करेंगे हम लोग वैद्युत से रिलेटेड जितनी भी राशियाँ होती हैं उसमें। अच्छा, पावर का मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है। पावर का मात्रक होता है वाट, यानी बिजली जो सामग्री होती है हम किस में नापते हैं? वाट में। यही चीज़ अगर व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया, तो इसका यूनिट हम लोग वाट ना लिखकर अश्व शक्ति लिखते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स पावर। काफ़ी इंजन होते हैं, इंजन की भी पावर मेज़र की जाती है हॉर्स पावर में। तो आई होप आपको पावर का अच्छे से समझ में आया होगा क्या होता है मतलब। अब बढ़ते हैं तीसरी चीज़ की तरफ, यानी ऊर्जा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। सीधी सी इसकी डेफिनेशन है कि जो कार्य होता है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, यानी एनर्जी कहते हैं। अच्छा, पीछे एक चीज़ छूट गई है, एक अश्व शक्ति का कभी कभी वाट में परिवर्तन पूछता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर होती है 46 वाट के। और ऐसा ही आता है 1 किलोवाट क्या होता है, तो जैसे ही किलो आएगा हमें पता है 10⁻³ यानी 1000 चीज़ होती है, तो वाट की बात है तो ये वाट हो जाएगा। इस हिसाब से मेगा पूछता है, 1 मेगावाट बराबर क्या होता है, तो 10⁻6 वाट। तो कुछ यूनिट्स थी जो पूछी जाती हैं। तो लौटते हैं अपने टॉपिक पर, यानी ऊर्जा पर। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा कैसी राशि है, पीछे बता चुके हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है, यानी इसमें मात्रक तो यानी परिमाण तो वैल्यू रखता है, बट इसमें दिशा का कोई काम नहीं। इसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। किसी भी प्रकार की ऊर्जा होती है, चाहे वो ऊर्जा के कई भी टाइप हों, जैसे यांत्रिक ऊर्जा भी होती है, वैद्युत ऊर्जा भी होती है, एक्सेट्रा। कितनी भी ऊर्जा होती हैं, सबके मात्रक अमूमन हम जूल ही लिखते हैं। और बाद में कुछ स्पेसिफिक जो डेरिवेशन होते हैं उसकी ऊर्जा अलग हो जाती है। जैसे वैद्युत ऊर्जा को हम लोग वैद्युत धारा में परिवर्तित करते हैं, तब उसकी मात्रक एम्पियर होता है, वो अलग का मैटर है। लेकिन हमें बस यहाँ समझना है ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्वेश्चन इसमें बनता है कि 1 जूल में अर्घ कितने होते हैं? अर्घ भी इसका मात्रक होता है, यानी 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और दूसरा इसका कैलोरी से रिलेटेड होता है, कैलोरी कितनी होती है, तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। 4.2 जूल, यानी 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2 जूल। अच्छा, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, तो फॉर्मूला होता है W। तो इसका फॉर्मूला हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो वर्क डन होता है वो हमारा एक तरीके की एनर्जी होती है, यानी इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा F×D। और दूसरा फॉर्मूला हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं, W/T से निकाल सकते हैं। तो W ही मेरा वर्क डन है, यानी एक तरीके की ऊर्जा है, तो T को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा PT = W, यानी W का फॉर्मूला हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऊर्जा के प्रकार पूछे जाते हैं, या हमें कम से कम उनके बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये इसके कुछ प्रकार हैं। यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इस तरीके से ऊर्जा के कई प्रकार हो सकते हैं। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है? जब कोई वस्तु अपनी गतिमान अवस्था में होती है, तब उसकी ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला होता है K = ½ यानी 1/2 mv², जहाँ पे K का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, यानी हिंदी में गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है?
जब किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, परिवर्तन के कारण कार्य करने की जो क्षमता, या ऐसे कह सकते हैं कि वो गतिमान में अवस्था यानी गतिमान अवस्था में रहने का विरोध करती है, यानी रुकी हुई होती है, उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। दो मतलब समझे। स्थितिज ऊर्जा का मतलब है कि अगर कोई चीज़ गतिमान है तो उसके रोकने को, यानी जो विरोध करेगा वो, तो उस विरोध की जाने वाली ऊर्जा को हम बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। यानी जैसे ये कोई व्यक्ति है, इसके सामने से एक बड़ा सा पत्थर आ रहा है, बड़ा सा पत्थर आ रहा है यानी ये गतिमान अवस्था में है, यानी इस ऊर्जा को हम लोग बोलेंगे, इसके द्वारा ऊर्जा होगी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। अब ये व्यक्ति इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो जैसे ही अगर इसने रोक दिया तो इसके द्वारा लगाई गई ऊर्जा को बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा, यानी इसने इस ऊर्जा के ज़रिए इसको रोक दिया। इसलिए हमेशा स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है गतिज ऊर्जा के। कब? जब दोनों एक ही वस्तु के द्वारा या एक ही कंडीशन में अप्लाई हो रही हो। तो स्थितिज ऊर्जा को हम लिखते हैं U से। U का फॉर्मूला होता है mgh, जहाँ पर m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, g क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और h क्या है? लंबाई या इसकी ऊंचाई। इसका हम एग्जांपल स्थितिज ऊर्जा कैसे दे सकते हैं? जैसे डैम होते हैं यानी बांध, बांध के इधर साइड क्या होता है? पानी रुका हुआ होता है, यानी ठहराव अवस्था में वो इस बांध की वजह से रोका गया है, तो ये जो बांध के द्वारा लगाई गई ऊर्जा होगी इसको बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। ऐसे ही ऐसे अगर किसी भी दीवार के ऊपर कोई मान लेते हैं पत्थर रखा हुआ है, तो ये पत्थर इस दीवार के द्वारा रोका गया है, यानी अगर ये दीवार ना होती तो पत्थर नीचे आ जाता, बट नीचे नहीं आ रहा है पत्थर की वजह से, तो पत्थर के द्वारा लगाई गई ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। अब अगला टॉपिक आता है तरंग का। तरंग यानी वेव। हाल ही के गवर्नमेंटल क्वेश्चंस में इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये करंट अफेयर से ज़्यादा रिलेट करते हैं। जैसे 5G नेटवर्क हो गया, 4G नेटवर्क हो गया, इसकी परास यानी रेंज कितनी है, इस हिसाब से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर में। तो देखते हैं तरंग क्या होती है। तरंग एक तरीके का विक्षोभ होता है। क्या होता है? विक्षोभ। विक्षोभ का मतलब समझ सकते हैं, एक तरीके का चेंजमेंट, ये एक तरीके का परिवर्तन होता है जो किसी भी माध्यम में उत्पन्न होता है, जो किसी भी माध्यम में उत्पन्न होता है। अब इस तरंग को हम अमूमन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला यांत्रिक तरंग, और दूसरा वैद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यांत्रिक तरंग वे तरंग होती हैं जिन्हें चलने के लिए यानी आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ऐसी तरंगें कहलाती हैं यांत्रिक तरंगें। जबकि वैद्युत चुंबकीय जो तरंग होती हैं, इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी यांत्रिक तरंगें ऐसी तरंगें होती हैं जिन्हें अगर आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई माध्यम, चाहे वो पानी का कण हो, चाहे धूल का कण हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उन्हें किसी भी प्रकार की माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। यानी अगर हम स्पेस में जाते हैं, स्पेस यहाँ पर ना कोई वायुमंडल है ना ही कोई डस्ट पार्टिकल, तो स्पेस में यांत्रिक तरंगें ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि स्पेस में ना ही धूल के कण हैं ना पानी के। इसलिए यांत्रिक तरंगें जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती नहीं चल पाएंगी। वहीं की वहीं विद्युत चुंबकीय तरंग चल सकती हैं, क्योंकि इन्हें माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। इसी यांत्रिक तरंगों को हम लोग दूसरे नाम यानी प्रत्यास्थ तरंगों के नाम से भी जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन बने कि प्रत्यास्थ तरंगें क्या हैं, कुछ नहीं है, बस यांत्रिक तरंगे का दूसरा ही नाम है। इसी तरीके से इसे हम यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों को हम बोल सकते हैं अप्रत्यास्थ तरंग। ठीक, मतलब दो नाम होते हैं तरंग के।
अब यांत्रिक तरंगों को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और ये 2 पार्ट जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में हम लोग को देखने को मिलते ही हैं। पहला अनुप्रस्थ, हो सकता है आपने इसका नाम भी पहले सुना हो। उसके बाद अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य, दोनों ही यांत्रिक तरंगों का पार्ट होते हैं, यानी दोनों को चलने के लिए किसी न किसी तरीके के माध्यम की आवश्यकता होगी। अब अनुप्रस्थ क्या होता है हम ये देखते हैं पहले। अनुप्रस्थ मतलब इनके जो कण होते हैं, इस माध्यम के कण, इस माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, यानी आगे बढ़ते हैं। कंपन करते हैं। अभी इसका एग्जांपल भी लेते हैं, तब समझ में आता है। पहले इसको दूसरा देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी माध्यम होता है, माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग की चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक तालाब है, इसमें पानी ठहराव से भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब इस तालाब के बीच में हम एक पत्थर मारते हैं, तो जैसे ही पत्थर मारा, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके चारों दिशाओं में तरंग फैलने लगती है, यानी इसको ऊपर से देखने पे कुछ ऐसा लगेगा। और अगर हम साइड व्यू इसका देखें तो ये अगर बीच का केंद्र यानी यहाँ पे पत्थर मारा है तो कुछ ऐसे 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 तरंग बैठने लगती है। यही तरंग कहलाती है अनुप्रस्थ तरंग। यानी अगर हम बीच में एकदम डायग्राम खींच दें बीच में, तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, यानी लंबवत होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। जबकि अनुदैर्ध्य तरंगे कैसी होंगी, जैसे हमने कोई 2 जगह पर एक डोरी बांध दी और डोरी को बीच से अगर हिलाया, तो ये जो कंपन होगा यानी उसी दिशा में कंपन होगा, ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग का। तो इसमें लंबवत होता है और इसमें दिशा के ही अनुदिश यानी दिशा के ही बराबर एक कंपन होता है, उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। इसमें कुछ और चीज़ समझ लेते हैं कि अगर इस डायग्राम को हम ऐसे बनाएं, तो जितना भी ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा, इस मूवमेंट के कुछ नाम होते हैं। इसको हम बोलते हैं शर्ग बोलते हैं, और जो एक नीचे जाएगा उसको गर्त बोलते हैं। अब लगातार जो ऊपर वाले पॉइंट हैं उनके मध्य की दूरी को हम लोग तरंगदैर्ध्य बोलते हैं, और इसे प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। लैम्डा का साइन उल्टे वाई की तरह होता है। क्या ये भी कह सकते हैं लगातार गर्त के मध्य की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसी तरीके से इसमें यानी अनुदैर्ध्य का एक अच्छा एग्जाम्पल होता है स्प्रिंग का। अगर एक स्प्रिंग हम यहाँ से घसीट के छोड़ दें तो ये इसका जो डायरेक्शन होगा ऐसे ऐसे होगा, इसी को अनुदैर्ध्य बोलते हैं। तो अनुदैर्ध्य में क्या होता है, जब ये कंप्रेस यानी दबती है स्प्रिंग तो उसको हम लोग बोलते हैं संपीडन, और जब दूर दूर होती है तो उसको बोलते हैं विरलन। यानी इसमें संपीडन विरलन होता है और इसमें शग या कहीं कहीं सर्ग भी लिखा रहता है और दूसरा गर्त होता है। तो इस हिसाब से तरंग के पार्ट्स होते हैं ये। अब इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन में कभी कभार पूछ ले जाते हैं। जैसे अभी एक बताया तरंगदैर्ध्य, तो तरंगदैर्ध्य क्या होती है उसको हम एज ए डेफिनेशन देखते हैं। तरंगदैर्ध्य, तो इसको लिखेंगे तरंग के द्वारा, अभी जो पीछे बताया है बस उसे इमेजिन करना है। तरंग के द्वारा तय की गई दूरी या तय की गई कम से कम दूरी जो 2 क्रमागत
श्रृंग, गर्त, और उधर साइड ले लें अगर संपीड़न या विरलन के मध्य की जो दूरी होती है उसी को हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। पीछे जैसा बताया था, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी, या उसमें अगर स्प्रिंग वाले बात करें, यहाँ से यानी संपीड़न और विलयन के लगातार के मध्य के बीच जो दूरी होगी उसको हम लोग बोलेंगे तरंग दैर्ध्य। यानी तरंग दैर्ध्य एक दूरी है, इसलिए इसका मात्रक भी हो जाएगा मीटर में। नया वर्ड है आवर्त। ये आवर्त क्या होता है, यानी आवर्तकाल क्या है, इसको लिखते हैं कैपिटल टी से। अब इसका मतलब होगा, जाहिर सी बात है ये समय बता रहा है, तो किसी तरंग द्वारा, तरंग के द्वारा, किसी तरंग द्वारा चक्कर यानी एक चक्कर रिवॉल्यूशन, कंपन या दोलन, तीनों चीज़ें हमने एक साथ ले ली, चक्कर, कंपन या दोलन। इसको पूरा करने में लगा जो समय होगा वो कहलाएगा आवर्तकाल। अब क्योंकि आवर्तकाल एक समय है, इसलिए इसका भी मात्रक हो जाएगा सेकंड। यानी आवर्तकाल कुछ और नहीं है, बस एक चक्कर पूरा होने में जितना भी वक्त लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे आवर्तकाल यानी समय। अगला आते हैं, अक्सर बच्चे इसमें ही कंफ्यूज होते हैं कि आवृत्ति होती क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसमें क्या था, ये था एक सेकंड में, ये था एक चक्कर पूरा जिस भी समय में हो रहा हो उसे आवर्तकाल बोलते हैं। इसमें हम लोग फिक्स कर देते हैं, इसमें हम लोग ऑलरेडी फिक्स कर देते हैं एक सेकंड, यानी एक तरीके का ये मूवमेंट होता है, तो हो जाएगा एक सेकंड में तरंग के द्वारा पूरा किया गया या पूरे किए गए चक्करों की संख्या। बहुत इजी है और बहुत ही कंसेप्चुअल भी है, यानी हमें मतलब नहीं है कि ये दूरी कितनी ट्रैवल हो रही है, बस उसने एक चक्कर या कितने भी चक्कर एक सेकंड में किए होंगे, तो एक सेकंड में चक्करों की संख्या जितनी भी होगी वो होगी आवृत्ति। यानी जैसे हमने कहा कोई ए मशीन एक सेकंड में 100 चक्कर लगा रही है, तो ये इसकी आवृत्ति हो गई है। इसी आवृत्ति को हम लोग नापते हैं हर्ट्ज़ में, हर्ट्ज़, या इसी को हम लोग कहते हैं सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम, टाइम का उल्टा। अब क्योंकि टाइम का मात्रक होता है सेकंड, तो इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स। दूसरा मात्रक इसका होता है हर्ट्ज़, जो हम लोग लिखते हैं HZ। जब हम लोग स्पीकर या मोबाइल्स के स्पीकर्स देखते हैं तो उसमें यूनिट हर्ट्ज़ ही लिखी रहती है, वो हमें शो करती है फ्रीक्वेंसी मतलब अगर जैसे 1000 हर्ट्ज़ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ 1000 बार ऊपर नीचे आ रही है, वो भी कितने सेकंड में, सिर्फ एक सेकंड में। इसको बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होती है कि एक सेकंड में कोई कितना भी ऊपर नीचे आ जाए उस पूरी संख्या को बोलते हैं हम लोग आवृत्ति। अब इसी के बाद आता है लास्ट टॉपिक। ऐसे तो इसका कोई लास्ट टॉपिक नहीं होता है, मैंने फिजिक्स में वो टॉपिक क्लियर किए हैं, वो टॉपिक इसमें कवर किए हैं जो कहीं ना कहीं हर गवर्नमेंटल एग्ज़ाम में आने ही आने होते हैं। यानी ऐसा कह सकते हैं कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो सभी में लगातार पूछे ही जा रहे हैं। अगर आपको लगता है इसमें कोई भी टॉपिक छूटा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसे भी हो सके तो कोशिश करेंगे कि पूरा कवर करें। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ध्वनि यानी साउंड। ध्वनि में सिर्फ इसकी वेव के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ध्वनि तरंग। बाकी इसका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो ध्वनि तरंग भी एक तरीके की अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अनुदैर्ध्य तरंग
अच्छा, वहीं की वहीं ध्वनि तरंग के साथ एक और तरंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग, और ये होती है अनुप्रस्थ तरंग। तो लौटते हैं ध्वनि तरंग की तरफ। ध्वनि तरंग यानी अनुदैर्ध्य तरंग की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ठोस में भी, द्रव में भी, एज वेल एज गैस में भी मोशन यानी गमन कर सकती है, यानी चल सकती है। यानी ध्वनि जो है वो ठोस का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम लोग बचपन में ट्रेन की पटरी में एक तरफ कान लगाते थे और दूसरी तरफ ईंटा मारते थे, तो हमें इधर की आवाज़ इधर की तरफ सुनाई देती थी। तो ये होता था ध्वनि का ट्रांसफ़र हो रहा है, किसमें, ठोस में। ऐसे ही द्रव में भी हो सकता है और ऐसे ही गैस में भी। वो बात अलग है कि द्रव में इसके कंपैरिजन में कम होगा और गैस में इसके कंपैरिजन में कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ध्वनि तरंग ठोस, द्रव, गैस में चल सकती है कि नहीं चल सकती, तो बिल्कुल चल सकती है। या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ध्वनि तरंग केवल ठोस, केवल द्रव, केवल गैस या तीनों में, तो आंसर हो जाएगा तीनों में। अब इसके बारे में कुछ फैक्टर आते हैं, जैसे ध्वनि तरंग जो है, ध्वनि तरंग पूछा जा सकता है कि अगर इसकी हम चाल बदल दें तो इसकी क्या तरंग दैर्ध्य भी बदल जाएगी, तो बिल्कुल बदल जाती है। यानी ध्वनि चाल बदलने के साथ साथ इसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी वो भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि ध्वनि में चाल बदलने के साथ तरंग में क्या होता है, या तरंग में परिवर्तन होता है या नहीं होता है। तो ऑफ कोर्स तरंग दैर्ध्य भी चाल बदलने के साथ साथ बदल जाएगी। लेकिन दूसरी चीज़ यानी आवृत्ति इसकी कभी नहीं बदलती है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ध्वनि या किसी भी तरंग में निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा गुण है जो कभी भी बदलता नहीं है, तो वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। हमेशा इसको इंपॉर्टेंट याद रखना कि फ्रीक्वेंसी कभी भी किसी भी माध्यम की एक फिक्स होती है। यानी मेरा ए माध्यम है, इसकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा की हमेशा सेम ही रहने वाली है। इसका एक और टॉपिक होता है प्रतिध्वनि। ध्वनि का एक टॉपिक है प्रतिध्वनि, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इको। इको का मतलब होता है साउंड किसी भी माध्यम से टकराकर वापस आना, इसको बोलते हैं प्रतिध्वनि यानी वापस आने वाली ध्वनि यानी इको। और इसका लास्ट टॉपिक ध्वनि का यानी श्रव्यता का परिसर। ये क्वेश्चन में अब बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। परिसर यानी रेंज, कौन सी क्या रेंज की तरंगें होती हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे तीन ही तरंग ध्यान रखनी है, एक अपश्रव्य तरंगे, और एक श्रव्य तरंगे यानी सुनी जाने वाली, और एक होती है पराश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य जो तरंगे होती हैं उनकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक है ये। 20 हर्ट्ज़ से हमेशा कम रहती हैं। श्रव्य जो तरंगे होती हैं जो सुनी जा सकने वाली होती हैं वो होती हैं 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ के बीच, 20,000 हर्ट्ज़ के बीच। और जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं जिन्हें हम सुन भी नहीं सकते हैं वो 20,000 हर्ट्ज़ की होती हैं। श्रव्य तरंगे जो सुनी जा सकने वाली हैं यानी ये, और जो अपश्रव्य तरंगे होती हैं उन्हें भी हम नहीं सुन सकते और पराश्रव्य तरंगों को भी हम सुन नहीं सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर जो कि हमारा भौतिक विज्ञान के कुछ बेसिक रूल्स थे और जो भी गवर्नमेंटल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, मैंने सारे टॉपिक को कम से कम में कवर करने की कोशिश की है। और जो भी इसमें टॉपिक्स रह गए हैं अगर, तो आप उसे कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी कन्फ्यूज़न हो गई हो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।